हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग पिछली क्लास में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो उसी के आगे हम लोग आज क्वेश्चन 6 से लेकर पूरा 10 तक करेंगे और सभी यूनिवर्सिटीज़ का हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक का कोर्स हो, और तमाम जो गेट वेट का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़ा यूज़फुल ये टॉपिक है। तो इसके बाद हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, सभी को धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप के हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। x की पावर 4 + 1 dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब जैसा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल्स को हमें सेपरेट कर लेना है। जैसे हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, dx के साथ x वाले और dy के साथ y वालों को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है और इस तरीके से ये आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो बताया नहीं रहेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है, लीनियर है, एग्जैक्ट है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, कौन सी वैरायटी का है वो एग्जाम में हमें पता नहीं चलेगा, तो उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आसान तरीका यही होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो उसको हम सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करें। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, मतलब dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला, तो बस समझ जाएंगे, तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल वो होगा। अगर ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तब वो आगे का कुछ हो सकता है, होमोजीनियस, लीनियर, फिर वो आगे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्लस में लिखा है इस टर्म को पूरा हम लोग उस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये पूरा उधर चला जाएगा, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। ये हो गया माइनस के साथ। अब हम यहाँ पर ये जो x वाला टर्म है इसको इधर अपॉन में ले आए, जैसे x वाले एक साथ इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। और इस y वाले को इधर अपॉन में ले आएंगे। ये y² + 1 को हम 1 + y² लिख देंगे। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चला जाएगा अपॉन में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे वेरिएबल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। तो बस जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर देना है और बस काम खत्म, इसका तुरंत इसका हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो पहले यहाँ हम देखें, इसको x² का होल स्क्वायर बना दें और इधर अभी हमारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम x² की जगह t एज्यूम कर लें तो डिफ्रेंशिएट करने पर 2x आ जाएगा। यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² का होगा 2x, फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और इधर t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2x dx अपॉन dt और ये dt इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा 2x dx, तो यहाँ लिखा है 2x dx, इसको हटाकर वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt, यहाँ हमने लिख दिया dt और यहाँ x² की जगह एज्यूम किया है हमने t, तो ये बन गया t² + 1 और ये माइनस का dy अपॉन 1 + y², वो अपनी जगह पर लिखा है।
इसको भी हम चाहे तो सीधा का क्या मतलब है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्लस में है। अब हम लोगों को एक फार्मूला पता है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी होता है, तो वही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल दूसरा है तो tan इनवर्स t होगा और उस साइड माइनस का tan इनवर्स y होगा। अगर इंटीग्रेट करने पर सभी जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो एक ही फंक्शन में आ रहे हैं, तो हम लोग जो कांस्टेंट लगाएंगे उस कांस्टेंट को भी हम tan में ही ले लेंगे। अगर सब लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी हम लॉग में ले लेंगे, log c। अगर सभी चीज सारे फंक्शंस जो इंटीग्रेट करने पर साइन में आ रहे हैं तो हम कांस्टेंट को लिख देंगे sin c। उससे और आसान और सिंप्लीफाइड आंसर आ जाता है। ये माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब इसको हम फॉर्मूले पर अप्लाई कर देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ये फार्मूला होता है। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला फार्मूला हमने लगाया। अब यहाँ दोनों साइड के हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर देंगे तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टी वाई इज इक्वल टू सी आ गया। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया। अब चाहे तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लगा है ये जब तक c की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तब तक वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है cosec x dy प्लस sec y dx इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमें वही करना है, हम सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो बस इंटीग्रेट कर देंगे और सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। dy के अपॉन में आ जाएगा हमारा sec y और इधर dx के अपॉन में आ गया cosec x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। sec y को अगर ऊपर ले जाएं तो cos y बन जाएगा और cosec ऊपर जाएगा तो sin बन जाएगा। बस cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y और sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहां c क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। फिर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे sin y माइनस cos x इक्वल टू c। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx इक्वल में है e टू द पावर y sin x प्लस 1 dy। अब यहाँ हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वही कोशिश करेंगे। सबसे पहला कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना चाहिए। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो बस वो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, और नहीं हुआ तो फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से करे जाएंगे। आगे के कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे और किस किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, उनमें सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल है। तो यहाँ हमने cos x के अपॉन में sin x प्लस 1 कर दिया और e की पावर y में e का पावर y प्लस 1। ये वेरिएबल सेपरेट, dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले पूरा अलग हो गया।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत एक सिंपल सा हम लोगों ने एक बेसिक सा फार्मूला पढ़ रखा है, ये कि अगर कोई नीचे फंक्शन लिखा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ये हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेक्ट ऊपर वाला आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ये fx है और ये f डैश का मतलब इसका ये डेरिवेटिव है, f प्राइम इसको बोलते हैं, f प्राइम। तो उसी तरह यहाँ देख रहे हैं अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल साइन x का आया कॉस x और 1 का 0, तो मतलब कुल मिलाकर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x प्लस 0 मतलब cos x। तो बस ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेक्ट ऊपर वाला आए तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बस हो गया काम। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें e की पावर y का e की पावर y और 1 का होगा 0, तो करेक्ट ऊपर वाला आया। तो यहाँ भी वही है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, मतलब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर आया तो आंसर होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, यहाँ सारे फंक्शन लॉग में हैं तो हम कांस्टेंट को भी लॉग में लगा लेंगे, बस काम हो गया। अब साइन x प्लस 1 लॉग में है, अब इधर लॉग a प्लस लॉग b, तो क्या हो जाएगा लॉग a इंटू b। अब दोनों साइड लॉग है तो दोनों साइड वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो इधर से साइन x प्लस 1 और इधर से c इंटू ई टू द पावर y प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन इसका आ जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि अभी हमको c का वैल्यू पता नहीं, जब तक c का वैल्यू मालूम नहीं चलता तब तक ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। इसमें कभी कभी कांस्टेंट, कभी इंटीग्रेट करने पर कभी कांस्टेंट इधर लगा देते हैं कभी इधर लगा देते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है आंसर में कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो, ऐसा हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर हम c को इधर ले आए तो 1/c बन जाएगा। कांस्टेंट को इधर भी लगाया जा सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो या इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम c को इधर लाएं तो 1/c बन गया, तो 1/c की जगह कोई नया कांस्टेंट हमने लगा दिया c प्राइम। कांस्टेंट तो कांस्टेंट, चाहे c लिखें चाहे c प्राइम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किधर भी हो सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/c भी एक कांस्टेंट ही है, वेयर c प्राइम इज इक्वल टू 1/c। अगर हम लोग यहाँ पर लॉग c ऐड कर देते तब इधर तरफ आंसर अपने आप c मल्टीप्लाई हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। c कांस्टेंट है, चाहे इधर मल्टीप्लाई हो चाहे इधर मल्टीप्लाई हो, दोनों तरीके से सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत आसान सा दिख रहा है। तो ये बहुत आसान है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dy के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो बस दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y और ये tan इनवर्स x। तो अभी सब कुछ tan इनवर्स में है तो हम कांस्टेंट को भी tan इनवर्स में ही लगा लेंगे। हम इसको इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स या एक्स वाई, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और tan इनवर्स c। फिर दोनों साइड की वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे
तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई या वाई एक्स एक चीज़ है, इक्वल टू सी। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई, ये होगा। या तो अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लें, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कोई लिख दे। तो इस माइनस को हम उधर शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट में उसको हम एब्जॉर्ब कर देंगे। मतलब अब कांस्टेंट को माइनस में लिखने से या 2c स्क्वायर ये सब लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस कांस्टेंट को हम हटाकर एक नया कोई कांस्टेंट लगा देंगे। माइनस माइनस लगाने से कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ लिख देंगे वेयर c प्राइम इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। हो सकता है कोई x माइनस वाई लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस दिखेगा तो माइनस को हटा दिया जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। माइनस जो हमारा c है वो माइनस वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। c जैसे तो यहाँ c/2 अगर आ गया तो c/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, c स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं, c क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम सिंपली एक इसी तरह से c लिख देते हैं, दूसरा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जितने कांस्टेंट हो सके उनको इकट्ठा करके एक सिंगल कांस्टेंट लिख देना चाहिए। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, ये 10th वाला, y प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy, और इधर x है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 dx। तो यहाँ भी हम बस जल्दी से वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। y प्लस 4 के अपॉन में ये y वाला इधर आ जाएगा, इनटू में dy, और x वाले एक साथ, x के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल कंप्लीटली सेपरेट हो गए, तो बस इंटीग्रेट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाएंगे तो y प्लस 1 और y प्लस 2 फैक्टर इसका बन जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ एक बढ़िया तरीका है, अगर हम इसमें एक 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करें और एक 2 से डिवाइड करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव है f प्राइम x, इस तरीके से है, नीचे वाले को अगर डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है तो लॉग के अंदर डेनोमिनेटर लिख देते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो बस अब यहाँ अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x प्लस 0 मतलब 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। लॉग के अंदर ये आ जाएगा डेनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1, जैसे यहाँ बताया गया। इसका डिफ्रेंशिएशन ये अगर आएगा तो लॉग में डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो बस अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको ब्रेक करेंगे, जैसा हम लोग क्लास 12th वगैरह में पढ़ते हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। तो इसको हम एज्यूम करें a अपॉन वाई प्लस 1 और b के अपॉन में y प्लस 2, ये हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे। ये उसके बाद एलसीएम लेंगे तो ये y प्लस 2 इधर आ जाएगा और y प्लस 1 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये और ये कैंसिल, तो हमें a और b का वैल्यू निकाल लेना है और बस काम हो जाएगा। क्योंकि हम इसके इक्विवेलेंट एक ये एक्सप्रेशन चाहते हैं जिसको आराम से इंटीग्रेट करें,
तो इसके बराबर में ये होगा, लेकिन यहाँ a और b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अब a और b का वैल्यू पता लगाएंगे। अगर हम यहाँ से इसका रूट निकालें, मतलब y + 1 = 0 लें तो y बराबर -1 आएगा, और जब यहाँ से रूट निकालेंगे तो y बराबर -2 आएगा। तो एक बार इस इक्वेशन में y की जगह -1 पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 + 4, और यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 और +2 तो +1 आएगा, मतलब केवल y, केवल a बचेगा। और यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, तो b पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा आ गया 3, तो हमने a निकाल लिया। अब इसी तरह हम b निकालने के लिए -2 पुट करेंगे। जब यहाँ रखेंगे -2 पूरे इक्वेशन में, यहाँ -2 और +4, -2 + 4 तो हमारा आ जाएगा +2, और यहाँ पर रखेंगे -2 + 2 तो a वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे -2 + 1। जब -2 + 1 तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b × -1। तो इस तरह इस माइनस को हम इधर भेजेंगे तो b का वैल्यू आएगा -2। तो हमने a और b फाइंड आउट कर लिया। तो बस अब a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब इस वाले इंटीग्रल की जगह हम इसको पुट करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं हम, ये है हमारा इंटीग्रल, इसको हमने हटाया और वहाँ इसको उठाकर फिट कर दिया। लेकिन a का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ a का वैल्यू हम 3 पुट कर दे रहे हैं, और b की जगह लिख दे रहे हैं -2, तो -2 अपॉन y + 2 dy इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है अपनी जगह पर 2x अपॉन x² + 1 dx। बस अब हो गया। 3 कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, तो ये हो गया। अगर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y + 1 है तो log y होगा, और माइनस का जो 2 कोफिशिएंट है वो अपनी जगह रहेगा, उसी तरह इसका होगा log of y + 2। फिर यहाँ हाफ कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर करेक्ट ऊपर वाला आ रहा है, तो log of नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर, अब प्लस कांस्टेंट को भी हम log में लेंगे, क्योंकि सारे फंक्शन log में है तो कांस्टेंट को भी तुरंत हम लोग log में ले लेंगे, तो बढ़िया रहेगा। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो 2 पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आकर सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 log of y + 1 माइनस का 2 log of y + 2 प्लस log of x² + 1, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 log c होल अपॉन 2, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 log of y + 1 माइनस 2 2 जा 4 log of y + 2 इज इक्वल टू, अब ये log a प्लस log b है, तो पहले ये जो कोफिशिएंट है इसको हम c की पावर में चढ़ा देते हैं, तो बन जाएगा c², ये हो जाएगा c²। अब इसी तरह ये भी कोफिशिएंट्स पावर में आ जाएंगे, y + 1 की पावर 6, और ये कोफिशिएंट पावर चढ़ गया, ये भी कोफिशिएंट पावर में आ जाएगा प्रॉपर्टी से log की। अब ये log a प्लस log b, तो बनेगा log a × b। अच्छा, अब ये क्या है, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b, तो log a अपॉन b। अब ये हो गया हमारा, दोनों साइड से वैल्यूज को कंपेयर करेंगे या एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हमारा गायब हो जाएगा, और अपॉन में y + 2 की पावर 4
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर, तो ये बन गया y प्लस 1 का पावर 6 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 2 का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c स्क्वायर की जगह हम c ही लिखेंगे, c मतलब कोई एक प्योर कांस्टेंट लिखेंगे, तो c स्क्वायर ना लिखकर उसको c ही लिखा जाता है, क्योंकि c स्क्वायर c क्यूब वो सब कांस्टेंट ही तो हैं, तो उस कांस्टेंट की जगह एक सिंगल कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसके सब के जनरल सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं।